हेलो फ्रेंड्स, आज की ये स्पेशल वीडियो है। इस स्पेशल वीडियो में पूरे अप्रैल मंथ में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है हिमाचल। अगर रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति से जोड़ने के लिए इस दर्रे को हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में आवश्यक आपूर्ति और राहत सामग्री का बेहतर परिवहन होगा। तो ये बात हो गई हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। अब जितने भी हिमालय का क्षेत्र है, जितने भी राज्य हैं जो हिमालय वाले क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर कई सारे दर्रे हैं। तो दर्रा एक प्रकार का एक सकरा मार्ग होता है जो दो स्थानों को जोड़ता है। अगर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों को देखें तो आप एक ट्रिक याद रखें कि हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। तो यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हो जाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि हिमाचल का रोहित यानी कि रोहतांग दर्रा, बड़ा मतलब बाड़ा लाचा ला दर्रा, शरारती का मतलब है शिपकीला दर्रा। तो ये प्रमुख रूप से दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं। अब अगर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे को देखें तो ये दर्रा प्रमुख रूप से कुल्लू घाटी और लाहौल इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हाल ही में BRO के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो राहत सामग्री है उसे भेजने के लिए ओपन कर दिया गया है। फिर दूसरा प्रश्न है, जीवन शक्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो इस योजना जो है इसका नाम है जीवन शक्ति योजना एंड इट बिलोंग्स टू MP। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राज्य की शहरी महिलाएं जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हैं, उन्हें कॉल सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा। फिर उन्हें प्राप्त होने वाले आदेशों के अनुसार वे सूती मास्क बनाना शुरू कर सकती हैं। उन्हें नोडल अधिकारियों को जमा कर सकते हैं और उनके बैंक खाते में प्रति 11 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2-4 पॉइंट याद रखने हैं। पहली बात तो जीवन शक्ति योजना है मध्य प्रदेश से संबंधित और साथ ही साथ ये राज्य की शहरी महिलाओं से संबंधित है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके लिए महिलाओं को 11 रुपये प्रति मास्क का भुगतान किया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। तो इस तरीके से प्रश्न ये हमेशा पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। कोविड फॉर्मा मोबाइल एप्लीकेशन को कोविड-19 ओवर द काउंटर द संभावित लक्षणों के लिए दवा खरीदने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है उसने कोविड फॉर्मा नाम का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य ये था कि राज्य भर में जितने भी मेडिकल स्टोर से अगर कोई भी व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की दवा लेने के लिए आता है तो ये जो मोबाइल है वो एक डेटाबेस तैयार करेगा जिसमें उन लोगों का नाम पता होगा, जिससे ये पता लग सके कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति कोरोना वायरस से रिलेटेड हो सकता है, उससे संक्रमित हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने कोड़े मारने से के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है? तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। तो उस राज्य का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया है। इसके बाद न्यायाधीश दंड के रूप में जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवाओं की सज़ा दे सकते हैं। मीन्स अब ऐसा नहीं होगा कि सऊदी अरब में किसी को कोड़ा मारा जाए। कोड़ा मारने के बदले उस व्यक्ति को जेल हो सकती है, आर्थिक दंड दिया जा सकता है, किसी प्रकार की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। हाल ही में राइफ बदावी नाम के एक ब्लॉगर ने 7 साल की जेल और 600 कोड़े की सज़ा सुनाई गई थी।
फिर 10 साल और 1,000 की सज़ा सुनाई गई। बाद में इन्होंने यूरोपीय संसद का सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार भी जीता। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि हाल ही में राइफ बदावी नाम के एक व्यक्ति थे, ये ब्लॉगर थे, और इन्होंने इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ ऐसी पोस्ट करी थी जो थोड़ी सी आपत्तिजनक थी, जिसको लेकर उनको वहाँ 7 साल की जेल हो गई थी और इसके बाद उनको 600 कोड़े की सज़ा सुनाई गई थी। फिर इन्होंने अपना मुद्दा यूरोपीय संसद में रखा और वहाँ पर उनको यूरोपीय संसद का सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार भी मिला था। द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन, ये किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन, तो अंकटाड एक संस्था है जिसका नाम है अंकटाड, इसने ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में इसने ये कहा है कि विकासशील देशों की सार्वजनिक ऋण की अदायगी 2020 से 2021 में $2.6 ट्रिलियन से $3.4 ट्रिलियन के बीच होगी। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक नई पहल है? तो स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किए थे। इस योजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि ड्रोन के द्वारा जितनी भी आवासीय संपत्ति है उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये योजना प्रमुख रूप से अपने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में है और दक्षिण भारत के भी 2 राज्यों में है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये योजना 6 राज्यों में शुरू की गई है। तो इसमें नाम आप याद रखेंगे, हरियाणा, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड। फिर है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के हालिया अनुमान के अनुसार सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किए जाने की स्थिति में राजकोषीय घाटा कितना हो सकता है? तो ये घाटा हो सकता है 4.4% का। भारत की किस IT फर्म ने कोरोना वॉरियर्स नाम से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए एक ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन शुरू किया है? तो उस संस्था का नाम है TCS। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान 10 लाख करोड़ रुपए या 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा? तो ये अनुमान लगाने वाली जो संस्था है उसका नाम है क्रिसिल। तो क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जिसने हाल ही में ये रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जो GDP विकास दर होगी वो ये 1.8% होगी। और इस एजेंसी ने ये भी कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव के कारण देश को होने वाली कुल हानि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए या प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये हो सकती है। फिर आता है कि मेडिसिन मेकर पार लिस्ट में 2020 में शीर्ष 20 वैश्विक नेताओं में से किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो उनका नाम है किरण मजूमदार शाह। तो बायोकॉन के संस्थापक व चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शाह। इनको हाल ही में मेडिसिन मेकर पार लिस्ट 2020 में शामिल किया गया है। इस सूची में दुनिया भर के 60 लीडर्स को शामिल किया गया है जिन्होंने बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और नवाचार किया है। और किरण मजूमदार शाह को 2015 से लगातार 6 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया है। फिर प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC का आयुक्त के पद पर किसको चुना गया है? तो के रंगसंगनाथम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में सरकार द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले तो ये देखें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसकी समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो वो समिति है के संथानम समिति। अच्छा, इसका प्रयोग था कि जो सामान्य अधीक्षण है या सतर्कता प्रशासन है उस पर कंट्रोल किया जा सके। हाल ही में आंध्रा बैंक के पूर्व MD और CEO सुरेश N पटेल को, यानी ये आंध्रा बैंक के पहले MD रह चुके हैं और CEO हैं ये, जिनका नाम है मिस्टर सुरेश N पटेल, इनको केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और सदस्य के रूप में 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं, यानी कुल मिलाकर के इसमें 3 सदस्य होते हैं। केंद्रीय सतर्कता
आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के पद का कार्यकाल कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 4 साल या जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक होता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में टोटल जो सदस्य की संख्या होती वो होती है 3 और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये या तो 4 साल के लिए होता है या तो ये 65 साल के लिए होते हैं। और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी के संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर। 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार होगा भारत। तो ये न्यूज़ थोड़ी सी हम लोगों को चिंता में डाल सकती है। तो एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार जो होगा वो भारत होगा। एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी भारत है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को लगभग $30 बिलियन की मंजूरी दी थी। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए देश की प्रतिक्रिया के वित्त पोषण के लिए भारत को $1.5 बिलियन कोविड-19 पैकेज की घोषणा की है। ये एडीबी के कोविड सहायता कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है जिसके तहत बैंक ने एशियाई देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए लगभग $20 बिलियन प्रदान किए हैं। फिर प्रश्न है कि किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में 0.2% की दर से बढ़ेगा। तो उसका नाम है मूडीज। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ अपने संयुक्त उद्यम में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी करने की घोषणा की है। तो वो है एक्सिस बैंक। फिर है 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन होगा। तो वो होगा रशिया। आपको ब्रिक्स के बारे में बता दें कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म है जिसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाल ही में रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बैठक में भाग लिया था और इस दौरान प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स में के भीतर संयुक्त वैक्सीन उत्पादक और रणनीतिक साझेदारी के महत्व की चर्चा हुई।